नहीं है जिनको तुमने सर खरीद बना रखा है और उनके पकड़े कपड़े फैलवाते हो कि देखो जी ये हिंदुस्तानी दिखाना है। अगर कपड़े फाड़ने से और पैसे देने से वो फाड़ रहा है तो जितनी मर्जी फटवाओ और वो नए कपड़े बना लेंगे तुम्हारे पैसे से और फिर नए लीडरशिप लाने वाले हैं। आसमान से आएंगे, पैराशूट से गिरे। फारूक अब्दुल्ला टानी की बात करता है, कईयों को गाश आ गया, लीडरों को गाश आ गया, मर गए, अब बैठ गए। नाजरीन नादाब, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर, शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन आपको बताई देते हैं कि अगर हम गुपकार अलायंस की बात करते हैं तो उन्होंने अब जो श्रीनगर से अपनी मुहिम का आगाज़ किया था, जम्मू में बाज़ाब्ता तौर पर अब वो नज़र आ गए और इस तरह से महबूबा मुफ्ती की तरफ से, फ़ारूक अब्दुल्ला की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ के लोगों के साथ मीटिंगें शुरू हो गई हैं। इस हवाले से आपको बताते हैं कि फ़ारूक अब्दुल्ला भी जम्मू पहुँचे और वहाँ उनका वालेहाना इस्तकबाल न सिर्फ एयरपोर्ट पर किया गया बल्कि उनको एक हजूम की सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर पहुँचाया गया। उनके हमरा पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ जम्मू की तरफ से उनको जो वेलकम किया गया, न सिर्फ उसके लिए उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया बल्कि उन्होंने कहा कि 35 से 370 और ज़मीनात के हवाले से जो खदशात हैं वो उनको दूर करके रहेंगे। इस हवाले से एक बड़ी वहाँ पर यह कह सकते हैं कि तकरीब जो है वो जम्मू के अंदर मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सभी अपने मामलात जो हैं लोगों के साथ वो रखे गए। फ़ारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी कई बयानात आए। उसी के साथ साथ नाज़रीन किराम आपको ये बात भी बताते हैं कि जो अब हमें खबरें मिल रही हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू के अंदर जो सूरत हाल है उसमें जम्मू अब एकजुट हो रहा है और कई जगह पर लोगों के अंदर जो एक अजीब व गरीब तजस्सुसा पाया जा रहा था कि क्या आया कश्मीर की जमातें जो हैं वो रीजनल सतह पर जो बंटवारा करने की कोशिश की जा रही थी, उनके हवाले से खदशात ख़त्म करने की कोशिशें भी हो रही हैं। महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी पार्टी हेडक्वार्टर पर आज वहाँ पे न सिर्फ एक वर्करान की मीटिंग हुई बल्कि उसमें उन्होंने जम करके 370-35A की वकालत की और ये कहा कि नया लैंड लॉ किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि तीनों रीजनों की डेमोग्राफी किसी को भी चेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम उनकी तकरीर भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उनके जो खदशात हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बराह रास्त कुछ लोग हमारे साथ आज दिन को जुड़े रहे, जम्मू से जो सीनियर सहाफ़ी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने हमारे साथ पूरा दिन इस मामले पर तबादला ख्याल किया और जम्मू का वातावरण जो था वो ज़रा हट के लग रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के बाद, और ऐसा लगता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी तौर पर वहां पर बिखरी या तितर बितर नहीं हुई है। और 35A के बाद के मामला को लेकर के, 5 अगस्त के मामला को लेकर के जो कुछ भी आवाम के बीच में खदशात पाए जाते थे कि क्या ये पार्टियां सही मानों में जम्मू में अपना कदम रख पाएंगी, जिस तरह से बजरंग दल RSS की तरफ से बार बार कहा गया कि इन लोगों को अब जम्मू की सरजमीन जो है वो तंग कर दी जाएगी इनके लिए और इन्हें इस जमीन पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने जिस अंदाज से अपने खदशात को जाहिर किया था कि ये जमातें जो हैं यहाँ पर मज़हब के नाम पर मनाफरत फैलाती हैं, पाकिस्तान नवाज हैं, चाइना नवाज हैं या दीगर इस तरह के उन पर इल्ज़ामात लगे रहते थे, उस हवाले से आज इन चीज़ों को फ़ारूक अब्दुल्ला ने इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में न सिर्फ टाला बल्कि कई एक जगह पर चैलेंज भी भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों को एक हिसाब से उन्होंने चैलेंज कर दिया कि अगर उनमें दम है तो वो आकर के फ़ारूक अब्दुल्ला के सामने टिकें। फ़ारूक अब्दुल्ला का ये भी मानना था कि सन 1996 में जब पूरा जम्मू कश्मीर हाथों से निकल रहा था और वो विलायत के अंदर थे, तब पूरे भारत के अंदर कोई भी जमात, कोई भी नेता इस अंदाज में तैयार नहीं था कि जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाल सके। तब किस तरह आकर के उन्होंने इनके पैर पकड़े, उन्होंने मरकज़ की तरफ इशारा किया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ के ताने बाने को जोड़ने में अपनी एक अलग हैसियत रखती है और जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की सियासी जमातों का जो रोल है उसको नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा जो हमें पाकिस्तानी या चैनी कहते हैं वो असली खुद दिलों के अंदर खोट रखते हैं और कहा कि वो खुद पाकिस्तानी हैं, हम कोई पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर हम पाकिस्तानी होते तो हमने 1947 में इल्हाक नहीं किया होता। उनका यह भी इल्ज़ाम था कि कुछ लोग खामखा लोगों को डरा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी तकरीर में यह बात कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम जम्मू खित्ते से हैं लेकिन हम डर की वजह से खुले आम आपके साथ नहीं आ सकते, लेकिन 3500
370 ज़मीनात के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से हम दिल से आपके साथ हैं। उमरुद्दौला ने कहा कि मैं ऐसे लोगों का भी खैर मकदम करता हूं। अपनी कुछ लोगों की मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर को भारत के साथ ये कह सकते हैं कि नए सिरे से जोड़ने वाले लोग नहीं है, बल्कि हम जुड़े हुए लोग हैं। और अगर हमारे साथ इस तरह का भेदभाव किया गया तो यह नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्या कुछ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर सरगर्मियां रही, बराह रास्त आपको दिखाते हैं कि वहां पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जो तकरीरें थी वो किस प्रकार की थी और लोगों के अंदर क्या कुछ जज्बा था। जो हमारी गोजरी पहाड़ी प्रथा है, जो हमारी गलियानी किश्तवाड़ी भद्रवाही प्रथा है, जो हमारी बसोली बन्नी की अपनी प्रथा है, उसको बचाने के लिए हमारी लड़ाई है, ताकि हमारा अस्तित्व ना खत्म हो, हमारी अपनी जो पहचान है वो खत्म ना हो। ऐसा ना हो कि कल डोगरा ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल गुर्जर ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल पहाड़ी ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल गलियानी ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल किश्तवाड़ी ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल कोगली ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल कश्मीरी ढूंढना मुश्किल हो जाए। जम्मू कश्मीर में वो पहचान हम बचाना चाहते हैं। आज ये छोटा सा प्रोग्राम हमारे दफ्तर में उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जिन्होंने मुल्क भर में ये झूठी कहानी रचाने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अगर जिंदा हैं भी तो वादी के चंद इलाकों में, वादी के बाहर इनका वजूद मिट गया है। वादी के बाहर के लोगों के लिए ये बात नहीं करते। अक्सर बेचकर कुछ चैनलों के जरिए, कुछ अखबारों के जरिए, कुछ एजेंसियों के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में ये तासुर ना, ये तो कश्मीर बेस्ड पार्टी, हम हमारे जड़ कश्मीर में है, मजबूत है, लेकिन क्या आपको दिखता नहीं है कि इतने ही मजबूती से हमारे जड़ जो है जम्मू में है, करगिल में है, लद्दाख में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी इलाकाई सियासत नहीं की है। हमने कभी एक इलाके को दूसरे इलाके से लड़वाने की कोशिश नहीं की। हमने कभी मजहबी सियासत नहीं की। हमने कभी एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाने की कोशिश नहीं की। कभी बराबरी की सियासत नहीं की, जात की सियासत नहीं की। हमने कभी किसी एक जात को दूसरी जात से लड़वाने की कोशिश नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कहा है कि हमें जो नारा विरासत में शेर कश्मीर शेख उमर अब्दुल्ला ने दिया है, हम उसी को लेके चलते हैं। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिर्फ बिहार। लेकिन बदकिस्मती से आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सच और झूठ की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि झूठ बोलना कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। आप 5 अगस्त 2019 ही ले लीजिए, कितने सारे झूठ उससे पहले इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर के रियासत के लोगों को सुनाए गए। यहाँ तरक्की नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ गुर्बत है, यहाँ लोग फाकाकशी से मारे जा रहे हैं, तरह तरह के यहाँ पे इलायची पसंद लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे मुल्क के साथ लोग हैं नहीं क्योंकि 370 है। तरह तरह के शोषे डाले गए और ये कहा गया मुल्क को कि अगर 370 और 35 से हटा तो जम्मू कश्मीर रियासत की तमाम बीमारियां जो है उनको रातों रात हम दूर कर देंगे।
आज 1 साल 3 महीने हो गए। कौन सी बीमारी का इलाज हमारे सामने है? कहाँ है वो तरक्की का दौर जिसका वादा यहाँ के लोगों के साथ किया गया था? आप तो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो अलायकी पसंद लोग हैं वो भी इस फैसले के साथ पूरी तरह से फिर हिंदुस्तान के साथ घुल मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ सोच रखते हैं, 370 को उड़ाने के फैसले के बाद वो ज्यादा नजदीक नहीं आए बल्कि ज्यादा दूर आपसे चले गए। जिस नौजवान को हम अपने तरफ खींच के ला रहे थे 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, जिसकी बदौलत सबसे कम आतंकवाद जम्मू कश्मीर में उन सालों में हमें देखने को मिला, सबसे कम नौजवानों का रुख मिलिटेंसी के तरफ उन सालों में 2012, 13, 14 शायद ही कुछ नौजवानों ने बंदूक उठाने का काम किया। किसी महीने 1, किसी महीने 2। आजकल जो कुल मिला के 12-13 के साल के लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर गए, आज वो महीनों में ज्वाइन कर गए। जो 1 साल का नंबर उस वक्त था वो 1 महीने का नंबर आज बन गया है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ही करतूतों से इन नौजवानों को और ज्यादा दूर किया। कहा कि अब यहां तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। पिछले दिनों गवर्नर साहब की इंटरव्यू में मैंने पढ़ा, क्योंकि जमीन के ये जो नए कानून बने ये इनको कुछ ज्यादा भारी करना शुरू हो गए हैं, तो कहा कि अब फैक्ट्रियां लगेंगी। आप गवर्नर साहब अगर फुर्सत हो तो कभी गाड़ी में बैठ के यहां से कठुआ लेंगे, बड़ी ब्राह्मणा में रुकिए, कीजिए मुआयना वहां पे। अगर आपको फैक्ट्रियां नजर नहीं आई तो मेरा नाम बदल दीजिए। बड़ी ब्राह्मणा से निकल के जरा सांबा के ओर जाइए। फुर्सत हो तो उस वक्त की इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को अपने साथ बुलाइए, सलाहिया साहब को, और उनसे जरा पूछिए कि क्या ये फैक्ट्रियां 370 हटने से पहले लगी या 370 हटने के बाद लगी। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर फेज 1, फेज 2, फेज 3 जिसकी बदौलत वहां बड़े बड़े कारखाने लगे, उनको 370 हटने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर फुर्सत हो तो वहां से थोड़ा आगे कठुआ तक जाइए, चिनाब टेक्सटाइल के प्लांट में जाके जरा मुआयना करिए कितने लोग वहां पे रोजगार हासिल करते हैं। और कंपनी के मालिक से पूछिए कि अब आपने ये 5 अगस्त 2019 से पहले फैक्ट्री लगाई या 5 अगस्त 2019 के बाद। जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। कश्मीर में अगर आज फैक्ट्रियों की कमी है वो 370 की बदौलत नहीं, वो खौफ और डर की बदौलत। अगर आज तक हम किश्तवाड़ में या डोडा में या राजौरी में या पुंछ में ज्यादा लोगों को कारखाने लगाने के लिए तैयार नहीं कर सके, वो 370 की बदौलत नहीं, वो हमारी जोग्राफिया की बदौलत। तो फिर किसको ये झूठी कहानियां? जमीन हमारी नहीं, नौकरियां हमारी नहीं, स्कॉलरशिप हमारे नहीं। और अजीब बात यह कि बाकी रियासतों में यही बीजेपी वाले अलग अंदाज में बात करते हैं। हरियाणा की हुकूमत ने कल ही कहा कि 75% नौकरियां
नौकरियां हरियाणा के लोगों के लिए रखी जाएंगी। अरे वाह, आपके लिए वहां एक कानून, और जब हम अपनी नौकरियां अपने लिए बचा के रखते थे, आप कहते थे तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोगों को अलग निजाम चाहिए, हम ये निजाम होने नहीं देंगे, एक मुल्क में अलग अलग सिस्टम हो नहीं सकते। अरे भाई, अगर हो नहीं सकते तो फिर ठीक है, मेरे जम्मू के रहने वाले हरियाणा जाके बिना किसी रुकावट के वहां जमीन खरीदे, नौकरियां लें, मर्जी देखी, हुआ होने नहीं दोगे। हिमाचल में आप हमें जमीन खरीदने नहीं दोगे, नौकरी तो दूर की बात। मैं किन किन रियासतों का नाम लूं जहां हिंदुस्तान के आईन के तहत वहां जमीन खरीदी जा सकती, ना वहां पे रोजगार हासिल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर का कानून उनको बनता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहां पे उनको इंतजार नहीं किया। यहां के लोगों से बदला लिया गया, क्योंकि 2014 में यहां के लोगों ने मिशन 45 उनका कामयाब नहीं किया। मैं आपका और मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सब आए हैं, और जैसे उमर साहब ने कहा, काफी मुद्दत के बाद इस सरजमीन पे पांव रखने का मौका मिला। ये जमीन बहुत जरखेज है। इस जमात को कितनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ी वो अल्लाह है और आप जानते हैं। यहाँ के मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को, अभी शुरुआत हुई थी तो कहते थे कि पाकिस्तानी लोग, और बार बार यही कहते थे। अगर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जाना होता तो वो 47 में चला गया होता, कोई रोक नहीं सकता। ये बीजेपी वाले आज लखनपार से पार होते, मगर वो मर्द मुजाहिद आया जिसका नाम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। उसे लोगों से कहा कि हमारा रास्ता इस तरफ है, हमारा रास्ता उस तरफ नहीं है, महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की तरफ, बीजेपी के हिंदुस्तान की तरफ नहीं, उस हिंदुस्तान की तरफ जिसमें सब धर्म बराबर रहेंगे, सब धर्मों की इज्जत होगी, हर मर्द और औरत की इज्जत होगी, वो गरीब हो या अमीर हो, और हर एक को मौका मिलेगा तरक्की करने का, कोई किसी को रोकेगा नहीं। तुमने जो खाना है खाओ, जो तुमने पीना है वो पियो, जिससे रहना है तुम रहो, तुम्हें इसकी आज़ादी है। फर्क सिर्फ ये है कि कोई ऐसा काम न करना जो किसी दूसरे मजहब को आपके खिलाफ करे। भाईचारे के लिए आप लोगों को एक दूसरे की मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए वैसे असूल करने पड़ेंगे। मैं उस हिंदुस्तान का आदमी था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा वतन कोई और है, और जब मैं यहां नहीं था, विलायत में था, लोग ढूंढने लगे, लीडर ढूंढने लगे, फारूक अब्दुल्ला कहां है कि जम्मू कश्मीर को बचा सके। मैं लीडरों का नाम नहीं लूंगा, लोग कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस मर गई, है ही नहीं, इसका कोई अता पता ही नहीं है। झुकने आए कि वापस आओ, इस वतन को बचाओ, क्योंकि ये जानते थे कि एक जमात है जिसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वही बचा सकता। कोई बीजेपी को नहीं ढूंढ रहा था। ये बड़े
नारे मारे, ये हमारे पुतले जलाएं जितने मर्जी है और जलाओ, फारूक अब्दुल्ला तुम्हारे पुतलों से डरने वाला नहीं। जरा मेरे सामने तो आओ और मेरी दलील का जवाब दो। मैं डंडे नहीं उठाता, मैं पत्थर नहीं मारता, मैं किसी की मूर्ति नहीं जलाता। फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस हर धर्म की इज्जत करता है, हर धर्म की। कभी भी हमने ये नहीं सोचा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। पैदा करने वाला वो है सबको। किस तरह कोई नमाज पढ़ता, किस तरह कोई मंदिर जाता है, उसका जवाब उसने देना है जब उसके पास जाएगा। ये जो बड़े सूरमा बनते हैं और कहते हैं ये हिंदुओं की पहचान है, जरा मुझे बताएं ना, दिवाली आने वाली है, आ रही है नहीं आ रही? पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी ही नहीं, गणेश जी की। आप भूल गए थे गणेश जी की पूजा करते हैं, और गणेश जी की इसलिए पूजा करते हैं कि गणेश जी, उसकी बीवी, उसके जो बच्चे हुए, उनकी बीवियां, उनके जो बच्चे हुए उनकी बीवियां अगर मिलके देखें तो वो क्या देते हैं? इंसान का स्वास्थ्य, इंसान को प्यार, इंसान को तरक्की और इंसान के लिए सारी आसाइश। ये एक गणेश जी की औलाद, हम ये समझते हैं सिर्फ पैसा बनाने की बात, ये लक्ष्मी का नहीं है। इनसे पूछो ना, इनको पता भी नहीं होता। जो इतने बड़े बड़े सूरमा बनते हैं कि हम हिंदुओं के लाज हैं, मैं उनसे पूछता हूं तो फिर हम पे दावा मारते हैं। तुम्हें अगर इतना है तो हिंदुस्तान की फौज को क्यों रखते हो? जरा बॉर्डर पे जाओ ना और जरा मुकाबला करो। कौन कहता मैं तो नहीं रोक रहा हूं, जाओ जरा अपनी सुरमाई दिखाओ ना, हमें क्यों दिखा रहे हो? होता तो तुम कांपने लगते। ये हम, ये जमात, इसमें वो सपूत थे। जब कबाली आए उन्हें अपनी जानें दी, मगर श्रीनगर पे काबला करने की इजाजत नहीं। लकड़ी की बंदूकें निकाली हिंदू ने, मुसलमान ने। आज ये बड़े हिंदुस्तान के बड़े फिरते हैं और हमें कहते हैं हम एंटी नेशनल हैं। अरे मियाँ जी ये बताओ, जब जनीवा में फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे उस वक्त तुम कहां थे? तुम्हारा लीडर मेरे साथ था, अटल बिहारी वाजपेयी। और जब उनसे कहा गया बोलो, चलो, चुप करो, कोई नहीं बोला। एक फारूक अब्दुल्ला था जिसने बोला और उनकी बोलती बंद। आज फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी, आज फारूक अब्दुल्ला चीनी। अरे जरा आओ ना मेरे पास, मैं भी दिखाता हूं मैं क्या हूं। मैं 85 साल का उम्र हूं, एक थप्पड़ मारूंगा तो काने हाथ से ऊपर उठ जाओ। नहीं समझना कि मैं तुमसे डरता हूं, नहीं समझता कि यह जमात तुमसे डरती है। हमने तुम्हारा मुकाबला किया है और आगे भी करेंगे और इंशाअल्लाह जीत के दिखाएंगे तुमको। तुमने लोगों से वादे किए, झूठ वादे। कहा जमीन कहीं नहीं गई, जमीन तुम्हारी, नौकरियां तुम्हारी, सारा कुछ तुम्हारा।
जरा बाहर निकलो ना, जरा फारूक अब्दुल्ला के सामने बोलो ना। ये पूछते हैं कहां गए तुम्हारे वादे के? बड़ी तरक्की होगी, जैसे उमर साहब ने कहा, कारखाने लगेंगे, कोई फाके नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आज बेकारों को देखो किस तरह सड़कों पे खड़े हैं। आज उन एम्प्लॉयज को देखो जो टेम्पररी हैं और बेचारे ये नहीं जानते कि कल की रोजी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनको क्या बोलोगे? 28 साल वादे किए गए कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे। 5 साल तो हो गए इनके। ये 5 साल भी बहुत जल्दी, जैसे ये ट्रंप जा रहा है, इंशाल्लाह ये भी चलेगा। वो कश्मीरी पंडित आज भी यहाँ पर बैठा हुआ है, आज भी इंतजार कर रहा है वो दिन कब आए। कब तक नफरत फैलाओ? कब तक इनको इस्तेमाल करोगे अपने वोट के लिए? तुमने सिर्फ इनको वोट के लिए इस्तेमाल किया, इनको कुछ दिया नहीं। सिर्फ इनसे कहा हाँ हम तुम्हें दिल से लगाते हैं, दिल से लगाने के बजाय जूतों से बाहर निकालते। फिर ये कहते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी नेशनल है। भाई साहब ऐनक जरा ठीक करो, तुम्हारा नंबर जरा कमजोर हो गया है। जरा किसी अच्छे आंखें वाले डॉक्टर के पास जाओ, अपनी ऐनकें बनवाओ। हम उनमें से नहीं है जिनको तुमने सर खरीद बना रखा है और उनके पकड़े कपड़े फैलवाते हो कि देखो जी ये हिंदुस्तानी दिखाना है। अगर कपड़े फाड़ने से और पैसे देने से वो फाड़ रहा है तो जितनी मर्जी फटवाओ और वो नए कपड़े बना लेंगे तुम्हारे पैसे से। करो ना। और फिर कहो कि हमने इतने नंबर बढ़ाए, और फिर नए लीडरशिप लाने वाले हैं। आहा, आसमान से आएंगे, पैराशूट से गिरेंगे, नई तंजीम शुरू होने वाली। अरे कितने बेईमानों को खरीदोगे? कब तक खरीदोगे? आज तुम 10 रुपए दोगे, कल दूसरा आएगा वो 20 रुपए देगा, तुमको भी छोड़। उसका इंतजार करो, वो होने वाला है। हमने देखा है, मैंने अपनी उम्र में बहुत देखा है। ये वही हैं जो हमारे साथ आए, फिर हमें छोड़, फिर आए, फिर छोड़। ये फारूक अब्दुल्ला ही था कि जिसने इनको छोड़ा नहीं, सीने से लगा लिया। मैंने कहा वो पकड़ेगा इनको, वो मैं नहीं पकड़ू। मेरा धर्म मुझे सिखाता कि तुमने माफ करना, तुम मेरे बचो। और मैंने उनका हाल देखा कहीं, कोई कैंसर में पड़ गया, कोई किसी और चीज़ में पड़ गया, उनका नामो निशान नहीं दिखा, इनका भी नहीं दिखा। मगर आपसे कहता हूं कि झूठ से घबराइए, शैतान से घबराइए। वो झूठी बातें लेकर आता है गांव में आपको भड़काने के लिए। आए नहीं थे बिल नंबर 9, आहा, आप पाकिस्तानी इधर से आएंगे, आपके जमीनों पे कब्जा कर लेंगे और आपको घर से निकालेंगे। आया नहीं? जरा मुझे दिखाना कौन पाकिस्तानी आया और कौन सी जमीन पर कब्जा किया और कहां है? जरा मुझे दिखाओ। कितने झूठ बोलोगे इस गरीब को जो तुम्हारी बातों पे बड़खला जाते हैं, जो बिल्कुल फिसल जाते हैं। हाँ हम तुम्हें रोटी देंगे। तुम कौन हो रोटी देने वाले? रोटी देने वाला तो ऊपर वाला है। जिस दिन वो रोटी नहीं देगा कोई देने वाला नहीं है। तुम लोगों ने भी देखा हो किसानों, तुम्हारे खेत तैयार होंगे मगर नहीं चाहता होगा तुम्हारे घर आए। ऐसे ओले बरसाएगा कि तुम्हारी सारी फीस खत्म कर देगा। वो है ताकतवर, उसके सिवा कोई ताकतवर। बयान आया फारूक अब्दुल्ला टाइमी की बात करता है, कईयों को गाश आ गया।
लीडरों को गांठ आ गया, मर गए, हम बैठ गए, पता खाता। अरे अगर इतनी जल्दी तुम खत्म हो जाओगे तो फिर हमारा रहेगा क्या? अगर तुम इतनी जल्दी तुम्हारी फूक निकल गई। यहाँ तो कोई पंप भी ऐसा नहीं है जिसे हम फूक कर सकें। इसीलिए आपसे कहता हूं, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जैसे उमर साहब ने कहा, जिनका काम है किसी ना किसी तरीके से लोगों में इंतशार पैदा करो, डर पैदा करो, घबराहट पैदा करो, हाय हाय क्या हुआ, हाय कश्मीर चला पाकिस्तान को, हम क्यों नहीं, हमारा क्या हुआ? अरे कोई गया आज तक 70 साल में, तो फिर मुझे बताओ डराते किसको? भैया यहाँ क्या हो गया? इसको बंद हो गया, थोड़ी सी आवाज को बढ़ाओ। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि घबराने नहीं। हाँ, हम अपनी पहचान के लिए लड़ाई करेंगे, वो हमें किसी से भी करनी, हम पीछे नहीं आए। और हमने कसूर क्या किया था? तुमने अपनी पार्टी का एजेंडा हिंदुस्तान का एजेंडा बना दिया क्या? भारत बहुत बड़ा है, तुम्हारी पार्टी से बहुत बड़ा पार्टी हिंदुस्तान है। ये ना समझना कि हिंदुस्तान तुम्हारा है। बड़ी हुकूमतें आई और बड़ी हुकूमतें गई और आपका भी एक दिन जाने का वक्त आ जाएगा। ट्रंप भी बड़ा चिल्ला रहा था, ओहो यार I am here, I do this, I do that, I am this। आज दिल्ली जैसा बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में और कोर्ट में जा रहा है कि मैं कोर्ट से कोई मदद नहीं। 2 कोर्टों ने तो उसको बिठाई दिया। ताकत आपके हाथ में है, याद रखना भाइयों बहनों, ताकत तुम्हारे हाथ में है, याद रखना। ताकत किसी के हाथ में नहीं है। और कभी इस बात में नहीं जाना कि तुम पाकिस्तानी हो। जो कहेगा उसे को ज़रा है, हमें जो दिखता है तू ही है पाकिस्तान। तेरे दिल में पाकिस्तान का छुपा हुआ है, इसलिए हमें बोल रहा है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया तो पहले पाकिस्तानी जिंदाबाद पाएंगे वही। और फिर कहते हो हम बड़ी तरक्की कर, 370 के बाद तरक्की करना। यहाँ तरक्की होगी जब यहाँ की हुकूमत होगी, यहाँ के लोगों की हुकूमत होगी और अपने हुकूक पर तब तरक्की। ये 3 तुम्हारे मार्शल ठीक है, जब तक हैं एक दिन वो भी कुर्सियों से उतर जाएंगे। ये कुर्सियाँ रहने वाली, उन मार्शलों को बोल देना मेरी तरफ से, वो भी आने वाले। मगर अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी जमात को मजबूत करो। जब तक तुम्हारी जमात मजबूत है तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। और तुम्हारी जमात को गिराने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। होश रखो। हमने गुप्कार का ये माहिदा किया, किस लिए, क्यों किया? हमने कभी ये नहीं सोचा कि जम्मू अलग है, कभी नहीं सोचा कि लद्दाख अलग है। और उस वक्त हम किसी से बात नहीं कर सकते, जल्दी कर आज आए, सबसे मिलके चल रहा है। मुद्दे 2 हैं, 370 को वापस करो, 35A को वापस करो, जो तुमने ये कानून लाए हैं उनको रखने को सरकार नहीं। हमारी ये लड़ाई है, हमारी ये लड़ाई नहीं है कि हमने मुल्क को छोड़ना है, वो लड़ाई नहीं। जो फैलाते हैं ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तानी है। अरे पाकिस्तानी तो तुम हो जो उनके बारे में ये कहते रहते हो, तुम ही तो हो जो उनको और उठा रहे। यही तो करते हैं और यही करते रहेंगे। हम कपड़े फाड़ कर नहीं,
हमें कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं, जो हैं थे और रहेंगे। तो ये जो इनके ये अलग शर्ट चीज़ें हैं, हम लोगों में फर्क करना, कश्मीरी अलग है, जम्मू वाला अलग है, लद्दाखी अलग है, ये गलतफहमी है। ये तीनों हिस्से इस रियासत के एक हिस्सा है और इंशाअल्लाह रहेंगे, ये याद रखिए। बस आप मजबूत रहें। हाँ, मैंने कहा पहले गणेश जी की पूजा जरा जोर से करना तो कुछ हो जाएगा आप लोग और हमारा भला होगा। और दिवाली में एक गुजारिश का, क्या माने या न माने, मानिएगा, पटाखे जो है वो मेहरबानी करके कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले ही हवा खराब है और वो बीमारी हमारे सर के ऊपर है और मेरे जैसे आदमी को और कई हमारे जैसे बूढ़े जो हैं उनको ये मार। जी हां, आपने देखा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान थे जो इस मौके पर बोल रहे थे जब यहां पर पार्टी का कन्वेंशन 5 अगस्त के बाद पहली मर्तबा हुआ। इस मौके पर दिवाली की बधाई भी फारूक अब्दुल्ला ने अपने लोगों को दी और उन्होंने कहा कि दिवाली पर जिस लक्ष्मी की पूजा की जाती है, हम इक्तिसादी सतह पर इतने कमजोर हो गए हैं कि अब कहीं पर भी लक्ष्मी नजर नहीं आती। जो लक्ष्मी की बात करते हैं उन्हें चाहिए कि जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात को बेहतर करें और उनकी तकरीर अक्सर लिपटी होती है और ऐसे लबलबाद के अंदर होती है कि समझना जरा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की तरफ से इस तरह की आज जो बातें की गई उससे जम्मू के अंदर जो वर्करान थे उन्होंने काफी ज्यादा जोश खरोश नजर आया। बार बार फारूक अब्दुल्ला के हक में, जम्मू कश्मीर के इतिहाद के हक में वहां पर नारे लग रहे थे। और इसी हवाले से आपको यह बात भी बताई देते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने भी आज अच्छे खासे शब्दों का इस्तेमाल जो है जम्मू के अंदर किया और अपने वर्करान को कहा कि वो एकजुट हो जाएं और ऐसी ताकतों के खिलाफ खड़े हो जाएं जो जम्मू की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का दिखाया हुआ रास्ता इस वक्त यहां के दो पड़ोसी मुल्क खासकर पाकिस्तान और भारत के लिए एक ऐसा मामला है कि इसमें अगर जम्मू कश्मीर के लोग साथ चल पड़े, जम्मू कश्मीर की क़यादतें चल पड़े तो इसको पुल बना करके इन दो मुल्कों की तलखियां जो हैं वो खत्म की जा सकती हैं। हम जंगों के हक में नहीं हैं, हम इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी जमात हमें अलग नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी अपने मंशूर से नहीं, आईन हिंद से मुल्क को आगे चलाए तो हम भी माने, लेकिन अगर मजहबी बुनियादों पर कोई जमात यहां पर किसी को चलाना चाहती है तो कुछ देर के लिए तो वो टिकेंगे, लेकिन बाद में उन्हें कोई यहां पर टिकने नहीं देगा। यहां पर किसी का पार्टी का मखसूस एजेंडा जो है वो न चलेगा, न वो भारत को चला सकता है, क्योंकि एक विशाल देश है, संविधान है और ये इस मुल्क बाबा अम्बेडकर के संविधान ने हमें ये संविधान दिया है जिसकी मैंने कसम खाई है, सुरेंद्र चौधरी ने कसम खाई है कि हम इसका दिफा करेंगे। ये तो कहते हैं कि भाई आप जो सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं, उसको निभाना चाहिए, तभी निभाना चाहिए जब इनकी मर्जी हो। हमारे स्टेट का झंडा चीन से नहीं आया है, चीन के सामने इनकी बोलती बंद है। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लेके गया है, उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए, मगर देखिए जबान पे चीन का नाम तो आए, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। चीन वहां बिल्डिंग्स बना रहा है, बैरक्स बना रहा है, परमानेंट बैरक्स बना रहा है, मगर कोई इनका मिनिस्टर जबान पे चीन का नाम नहीं लेता, बल्कि 8वां राउंड आज बातचीत का चल रहा है चीन के साथ। अरे आप चीन के साथ बात करते हो, जम्मू कश्मीर जिन लोगों के ऊपर आपने मुसीबत डाल दी है, जिनको आपने कहीं का नहीं रखा, जिनकी आपने आइडेंटिटी, शिनाख्त छीनी कश्मीरियों से, डोगरों से, उनके साथ बात करने में शर्म आती है। हमारे नौजवान निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, कल बुलाया, कहते हैं एफिडेविट पे साइन करो क्योंकि जो प्रोटेस्ट करते हो वो एंटी नेशनल है। मुझे बताओ ये कैसी जमहूरियत है? यही रामराज है? इसी रामराज की बात करते हैं? मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहती हूं, जम्मू कश्मीर एक घर है। अगर आप नीचे वाले स्टोरी में रख, इसलिए मैं चाहती हूं, मैं सुरेंद्र जी को और इनके साथियों को मुबारकबाद देना चाहती हूं जो आपने अभी प्रोटेस्ट किया। इसका बहुत जबरदस्त मैसेज चला गया। आप लोगों ने हमें भी हिम्मत दी। 2 दिन के बाद हम भी कश्मीर में निकले, श्रीनगर में निकले। हालांकि वहां ये इतना डर जाते हैं कि दफ्तर के बाहर भी कदम नहीं रखने देते हमको।
अभी कदम रखा नहीं होता तो इनकी सारी वो फौज वगैरह पुलिस पहुंच जाती है, इतना डरते हैं। अगर आज भी कहते हैं यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी, तो मुझे बताइए, जब आप बाहर की आज में देख रही थी, हरियाणा ने भी एक कानून पास किया है, वहाँ की नौकरियां जो है 75% वहाँ के लोगों के लिए। इसी तरह मध्य प्रदेश में, तो यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास वो कानून था। अब मुझे बताइए, हमारे बच्चे, हमारे लड़के कैसे compete करेंगे बाहर के लोगों के साथ? हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा अच्छी सुविधा नहीं है जो बाहर है। कारखाने लगेंगे, कौन लगाएगा यहाँ कारखाना? और उसके बाद वो वहां से बाहर से मुलाजिम लाएंगे तो हमारे लोगों को क्या मिलेगा? आप ही बताइए, हमारे लोगों को क्या मिलेगा? कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त ना आए कि जम्मू में जब लोग आए तो बोले कि वो डोगरा कैसा होता था, हमें दिखाओ, उसकी शक्ल कैसी होती थी। कश्मीर में जाके बोले वो कश्मीरी कैसा होता था। देखिए, इस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिल्कुल दबा के रखा है लोगों को, प्रेशर कुकर की तरह। और खुदा ना खासा जब प्रेशर कुकर फटता है तो सारे घर को जला देता है। ऐसा इन्होंने माहौल बना के रखा है वहां पर, ऐसा लोगों को दबा के रखा हुआ है, बात नहीं करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते। और पूरी दुनिया में कहते हैं कश्मीर में हालात सामान्य हैं। अगर सामान्य है तो प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं देते हो? आराम से बाहर आने क्यों नहीं देते हो? क्यों डरते हो इतना? और खासकर पीडीपी से इतना डर क्यों? ऊंची जात और नीची जात को लड़ाएंगे तो ये मुल्क क्या? ये तो हिंदुस्तान तो एक गुलदस्ता है। इस हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर ने इसलिए इलाहा किया था कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके रहते हैं। अगर आप उसी को खत्म करोगे, आप अपना रिश्ता ही खत्म करोगे एक दूसरे के साथ, तो फिर ये मुल्क रहने के लायक तो नहीं रहेगा। इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है, मैं जम्मू के अपने लोगों से, अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जो ये आपको धर्म युद्ध की बात करते हैं, ये धर्म की लड़ाई नहीं है। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ वोटों की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। मुझे बताइए, जो चीन ने हमारे 20 नौजवान शहीद किए, मोदी साहब ने उनका जिक्र बिहार में तो नहीं किया कहीं भी। क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे वोट नहीं मिलेगा। बोलेंगे लोग, अगर उन्होंने हमारे 20 नौजवान मारे तो आपने क्या किया? उसका नाम नहीं लेते, उसकी बात नहीं। वहां क्या बात करते हैं? हमने 370 खत्म किया, अब आप कश्मीर में। अरे बाबा, बिहार में पहले उनको अपना घर तो दे दो, बिहार में पहले रोजगार को दे दो, यूपी में अपना घर तो दे दो, यूपी में उनको रोजगार तो दो, उसके बाद बोलो उनको जम्मू में और कश्मीर में जाके जमीन खरीदो। जी हाँ नाज़रीन, जहां इसको पार्टियां सरापा एहतिजाज है, वहीं दूसरी तरफ मुलाजिमीन भी सरापा एहतिजाज ही नजर आ रहे हैं। केजुअल लेबर्स की तरफ से एहतिजाज आए रोज तूल पकड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी पुरजोर वकालत करते हुए कहा आज पार्टी कन्वेंशन के अंदर कि ऐसे लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं सोचती, बिहार के लोगों के लिए, घरों के लिए नहीं सोचती, तो इस पार्टी से क्या भला उम्मीद रखी जा सकती है। वो बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने भी यकीन दिलाया कि अगर यहां पर अवामी सरकार आती है तो इन लोगों के मामलात को हल किया जाएगा। क्या कुछ एहतिजाज थे, आपको दिखाते हैं। बीजेपी का वोट नहीं करना, बीजेपी का वोट नहीं करना, बीजेपी का वोट नहीं देना। मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज हमारी स्ट्राइक 42वें दिन में एंटर कर गई है। कल हमें चीफ साहब की तरफ से एक बातचीत का न्योता आया था। जब हम वहां पे गए 3 घंटे तक हर एक मसले के ऊपर बात हुई, लेकिन हमने पूरा निचोड़ निकाला कि आज भी सरकार हमें कुछ भी देने के लिए, एक भी डिमांड हमारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी जो पिछले 26 सालों से आश्वासन मिलते रहे हैं, वही आश्वासनों से आज भी सरकार काम चलाना चाहती है। हम अपने सभी डेली वेजर साथियों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि अभी भी घर से बाहर निकलो, क्योंकि सरकार आपके लिए बिल्कुल भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। और हम जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी तब तक वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। अब सीधा टकराव होगा। और दूसरी बात, मैं सभी डेली वेजरों से, उनके परिवारों से और जम्मू की जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि जैसे कि जिला विकास परिषद के चुनाव आ रहे हैं, डीडीसी इलेक्शन, उसमें टोटली बीजेपी का बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जो भाजपा सरकार
अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त कहती थी, आज उसकी राष्ट्रभक्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, जम्मू में भाजपा के एलजी हैं, लेकिन जम्मू में जो डेली रेटर वर्कर पिछले 26 सालों से डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, मुफ्त में जिनको पर मंथ सैलरी तक नहीं मिली, उन लोगों के लिए सोचने के बजाय सरकार कश्मीर में सरेंडर मिलिटेंटों के लिए सोच रही है। आतंकवादियों को कह रही है कि आप लोग गन छोड़ो, हम आपको रिहैबिलिटेट करेंगे। उनके लिए पुनर्वास नीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन डेली वेजर को 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। आज बीजेपी का चेहरा जो है वो लोगों के सामने आ रहा है। इनकी सरकार होते हुए आतंकवादियों के लिए पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, लेकिन जम्मू का जो युवा है वो बेरोजगार है, जम्मू का जो डेली वेजर है वो सड़कों के ऊपर है, जो इनको नहीं दिखाई दे रहा। इसका नतीजा इनको, इनकी सजा इसको डीडीसी इलेक्शन में दी जाएगी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता अपने इख्तिताम को। अपनी दुआओं में हमें जरूर शामिल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।